नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुज गुप्ता अपने प्रोग्राम मेरी बातचीत में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में है अनुराधा कारकुन जी। अनुराधा जी नमस्कार। नमस्कार अनुज जी। कैसे हैं आप? बहुत ठीक, बढ़िया बढ़िया चल रहा है जितना हो सकता है अंडर द सर्कमस्टेंसेस। अनुराधा जी, हमें ऐसे मिलना पड़ रहा है ऑनलाइन, एक स्क्रीन के माध्यम से हम बिल्कुल मिल रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन काफी अलग लग रहा होगा कि एक आमने सामने जो हम एक बातचीत करते थे वो एकदम परिवर्तन में आ गया है और आज हमें ऐसे मिलना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही कष्टदायक है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, हम वर्चुअली एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते, एक दूसरे के पास बैठ के हम नहीं बात कर सकते, खाना नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते एक साथ। इट्स वेरी सैड। जी, या तो फिर आपको मेरे पास आना पड़ता मेरी बातचीत में, या मैं आपके पास आता। बिल्कुल बट कोई बिल्कुल। बात नहीं, लेकिन ये भी एक तरीका दर्शकों बहुत अच्छा है लोगों से मिलने का, उनसे बातें करने का। और मैंने ये तरीका सोचा आप तक उन लोगों के बारे में जानने का जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं, जिनसे मैं कुछ सीखते आया हूँ। मैंने अपने एजुकेशन इंडस्ट्री में जितना टाइम दिया और जिन लोगों से मैंने सीखा, उन लोगों से मैं भी चाहता हूं कि मैं आपको रूबरू करवाऊं, उनके बारे में हम जाने कि उन्होंने कैसे सीखा, कैसे उन्हें प्रेरणा मिली। तो आज इसके लिए हम अनुराधा जी के साथ हैं और अनुराधा जी के बारे में हम आज जानेंगे अपने प्रोग्राम में। अनुराधा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मैं आपसे दिल्ली में मिला हूँ और डिफरेंट वर्कशॉप में मिला हूँ, तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ? अनुज जी, मेरा जन्म मुंबई में हुआ, एक छोटे से कैंपस में। बड़ा प्यारा सा कैंपस है, दरिया किनारे। वहाँ मेरा जन्म हुआ था। बहुत ही प्यारी नगरी है मुंबई, महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में आप ने जन्म लिया, तो महाराष्ट्रियन फैमिली से हैं आप? महाराष्ट्र, बॉम्बे में जन्म लिया, मगर आप तो जानते हैं कि मुंबई की खासियत क्या है। वो है कॉस्मोपॉलिटन है। तो जी। मेरी जो फैमिली है बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है, तो मैं महाराष्ट्रियन फैमिली में से नहीं हूँ। मेरे अच्छा। पापा मेरे पापा गुजरात से है, मेरी माँ साउथ इंडिया से है। मैं पली मुंबई में। पूरा हिंदुस्तान घुमा रखा आपने तो। आप गुजरात, एक तरफ गुजरात हो गया, एक तरफ साउथ अपना, और बीच में महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ। और अभी आप शादी करके दिल्ली में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जब मेरी पहचान कोई पूछता है कि आप क्या हो, तो मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय आई एम हूँ। एन इंडियन। यस। मैं भारतीय हूँ और पूरा भारत मुझ में समाया है। मेरा बिल्कुल। जो ननिहाल है वो दक्षिण भारत से है, और मेरा जो ससुराल है वो दिल्ली दिल्ली। आप उत्तर भारत से हैं, आपका ससुराल? नहीं, यहाँ पे भी इसीलिए मैं कहती हूँ ना, पूरा भारत में मुझ में समाया अच्छा, हुआ मतलब है। आपने पूर्व क्योंकि पश्चिम उत्तर दक्षिण नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आपने पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हस्बैंड जो है वो बंगाल से है। तो अरे, हाँ जी, तो बंगाल भी है हमारे साथ। तो पूर्व भी आ गया। हाँ और जी। पश्चिम में आप पली बड़ी, और आपके जो फादर है वो वहां से रहे कि पश्चिम से? गुजरात गुजरात से है। गुजरात, हाँ पश्चिम जी। भारत से हो गए। हाँ और जी। आपका ससुराल हो गया पूर्व, और अभी आप जो रह रही हैं तो वो उत्तर भारत में रह रही हैं। तो बिल्कुल चारों भारत आपके अंदर जो है पूर्णतः बिल्कुल समावेश है पूरा। बिल्कुल। आई एम और एन मैं बहुत इंडियन। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि आपको इतनी सारी भाषाएं आती हैं कि जो सुनने में आता है कि आप मराठी भी बहुत अच्छा बोल लेती है। हिंदी तो आप मेरे साथ बातचीत कर ही रही हैं, वो तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा प्रोग्राम हिंदी में है और आपको मुझसे हिंदी में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं वो हिंदी में है और वो हिंदी में ही समझ सकते हैं। तो थैंक्स इसके लिए, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, चलो हिंदी में बात करेंगे मगर आपसे। प्लीज माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करूंगी ज्यादातर हिंदी में बात करने के लिए, मगर बीच बीच में इंग्लिश अगर बोलती हूँ तो प्लीज माफ करिएगा। अरे नहीं नहीं, इतना समझ लेते हैं सर, मैं भी समझ लूंगा आपसे। आप फ्रेंच में नहीं समझ पाऊंगा तो थोड़ा सा हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। फ्रेंच में हम सभी दर्शक नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आज मेरे साथ फ्रेंच भी इसको देख रहे हैं, फ्रेंच समझने वाले लोग भी। और बाकी मेरे ख्याल से आप और कौन कौन सी लैंग्वेज जानती हैं?
जैसे मराठी हो गई, गुजराती हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली और फ्रेंच। दक्षिण भारत में? नहीं, क्योंकि ऐसा है कि मेरी मम्मी पली बड़ी बम्बई में, सो मराठी ज्यादातर बोलती थी और उनके भाई बहनों के साथ तुलु में बात करती थी, जो ज्यादा सुनने में नहीं आता था, इसलिए वो भाषा हमने सीखी नहीं, जी। अनफॉर्चुनेटली। मगर हाँ, वैसे 6 भाषा बोल लेती हूँ मैं। तो आपने बताया कि जैसे एजुकेशन जो ली, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र में तीनों बोर्ड चलते हैं। इवन अभी तो हम बात करें आईजीसीएसई और आईबी भी है, आपके समय में वो नहीं रहा होगा। तो हम्म। आपने कौन से बोर्ड से एजुकेशन ली? अपना अ, स्कूलिंग किस बोर्ड से रहा? मेरा जो स्कूलिंग हुआ था वो एक कॉन्वेंट स्कूल में हुआ था, कोलाबा में और बम्बई में। और ये सब सीबीएसई वगैरह मुझे तो कुछ पता ही नहीं था तब, हमें कोई मतलब कुछ पता नहीं था। मैंने महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई की है, तो क्लास 10 तक महाराष्ट्र बोर्ड, क्लास 12 भी महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर ही था, जूनियर कॉलेज। हाँ जी। तो मैं वैसे तो दर्शकों को ही बताना चाहूंगा, जो एक बात करते हैं हम सीबीएसई आईसीएसई की, सीबीएसई में पढ़ के लोग आगे निकलते हैं, आईसीएसई में पढ़ के आगे लोग बढ़ते हैं। आपके सामने एक उदाहरण जो है वो अनुराधा जी है। स्टेट बोर्ड से उन्होंने पढ़ाई की है और अब पूरे वर्ल्ड में एक विदेशी भाषा को सिखा रही है, पढ़ा रही है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट बोर्ड से बच्चे नहीं निकल सकते, ऐसा कुछ किसी भी बोर्ड से कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, एक जुनून होना चाहिए। बिल्कुल। am I राइट अनुराधा जी? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इतना भी कह सकती हूँ कि नॉट ओनली मी, मगर मेरे जो हस्बैंड भी है वो भी फ्रेंच पढ़ाते हैं और उन्होंने भी अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है। ही हैज स्टडीड इन हिज मदर टंग एंड टुडे वो फ्रेंच पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अपने अरे ग्रेट, मतलब आपने उसमें भी चुनाव यही किया कि फ्रेंच बोलने वाले को हस्बैंड बना? वो मैंने नहीं चुना, वो जिंदगी ने हमारे लिए चुन लिया। ओह ग्रेट। तो बेसिकली वो वेस्ट बंगाल से है, तो बंगाली है। हाँ जी। तो बंगाली भी आपको आती है, वहीं से फिर बिल्कुल। सीखा होगा आपने, सर से सीखा होगा? सर से सीखा, हाँ जी, मगर सास से ज्यादा सीखा। अच्छा। हाँ जी। ग्रेट। तो अभी कभी प्यार की बातें होती है या लड़ाई की बातें होती है तो फ्रेंच में होती है या बंगाली में होती है? दोनों भाषाओं में होती है, दोनों भाषाओं में होती है। अब मैं नहीं बोलूंगी कौन सा झगड़ा या प्यार कौन से भाषा में ज्यादा होता है, मगर दोनों अच्छा, भाषा बट में दोनों होता है। भाषाएं आप हाँ इस्तेमाल जी, करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो कहीं पे बातचीत में ऐसा भी करने को मिलता है कि भाई कहीं से कुछ छुपाना है या कुछ कानाफूसी करनी है, तो ठीक है फ्रेंच में बोल लेते हैं, लोगों को फ्रेंच नहीं आती? हाँ, ये ऐसे कभी कभी हो जाता है। जैसे कभी हस्बैंड अगर ससुराल गए और हमको दोनों को बात करनी है तो कभी कभी फ्रेंच में बोल लेते हैं। बच्चों के साथ कभी कभी जब छोटे थे तब फ्रेंच में बोल लेते थे। अभी बोलने जाएं तो बच्चे कहते हैं कि क्यों फ्रेंच में बात कर रहे हो, हमको समझ में आता है। तो अभी फ्रेंच में बात नहीं होती, सीक्रेट्स नहीं होती, वैसे बात होती है। तो ये भी आपने पूरा फायदा उठाया हुआ है कि लैंग्वेज आती हो तो उसका फायदा उठाया जा सकता बिल्कुल। है। ठीक है, ठीक है। तो आपने फ्रेंच क्यों चुना? महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड में आप, तो स्टेट बोर्ड में देखो, महाराष्ट्र में मराठी पे जोर रहा होगा, हम्म। तो वहां पे आपको क्या करना मिली कि आपको फ्रेंच ही लेना है? ऐसा हुआ था कि हमें तो मराठी सीखनी थी और इंग्लिश तो मीडियम स्कूल था तो इंग्लिश तो था ही, और हिंदी, और फिर हमें एक चॉइस था, अभी मेरे को बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा, मगर फ्रेंच का भी चॉइस था। तो मैंने 9th और 10th में फ्रेंच लिया था, तो तब हमें चॉइस था फ्रेंच लेने का स्कूल में। और फिर जूनियर कॉलेज 11th 12th में जहाँ हम कॉलेज गए थे, तो वहाँ पे भी मैंने फ्रेंच कंटिन्यू किया एंड देन इट कंटिन्यूड टिल हायर लेवल्स ऑफ स्टडीज। तो मतलब आपने सोचा नहीं था कि आपको करियर जो है वो फ्रेंच में बनाना है और प्रोफेशनली बिल्कुल उसमें फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल को? ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं बचपन से जब से बहुत ही छोटी सी थी तब से मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, लगाव था, लगाव है, लगाव रहेगा। और मैं जानती थी कि मुझे बच्चों के साथ कुछ करना है, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आई विल बी टीचिंग टीचिंग। आई ऑलवेज थॉट आई वुड बी सराउंडेड बाय चिल्ड्रन। और कभी नहीं सोचा कि मैं फ्रेंच पढ़ाऊंगी।
तो इट इज बाय डेस्टिनी कि मैं फ्रेंच पढ़ाने लगी, फ्रेंच सीखा, फ्रेंच सीखते सीखते मुझे उसमें दिलचस्पी आने लगी। और जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया फ्रेंच में, तो आई वाज ओनली 20 इयर्स ओल्ड और मुझे मेरा पहला जॉब ऑफर मिला एक कॉलेज में पढ़ाने का, जहां मेरे छात्र जो थे मेरे से 1-2 साल छोटे थे। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई एज अ फ्रेंच टीचर इनफैक्ट। तो बहुत खुशी होती होगी आपको फ्रेंच पढ़ाते हुए, अपने हम उम्र ही कहेंगे, 1-2 साल छोटे हैं तो उन बिल्कुल। लोगों को फ्रेंच पढ़ाते हुए, और वो रिस्पेक्ट करते होंगे बिकॉज उनको जो लैंग्वेज नहीं आती है, जो हमें नहीं आता है, और हम किसी से सीखते हैं तो वो एक अलग ही अनुभव होता है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। मगर मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो मेरे टीचर्स थे बम्बई में, जिन्होंने मुझे फ्रेंच को मतलब इनिशिएट किया टुवर्ड्स द फ्रेंच लैंग्वेज, उनको मतलब बिल्कुल स्कूल लेवल में मेरी 2 टीचर्स थी, मुझे अभी भी याद है, वो पार्ट टाइम फ्रेंच टीचर्स थी। और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा की और हमें आकर्षित किया कि हमें लगाव होने लगा बाय दिस, यू नो, इस उसमें इतनी मिठास है, वो इतनी मधुरता है उस भाषा में। वो सुनने में आया हमें, उस टीचर्स जो हम मुझे पढ़ाया था 11th 9th और 10th में, वहां से शुरू हो गई मेरा लगाव टुवर्ड्स द फ्रेंच लैंग्वेज। लेकिन आपने, अनुराधा जी, मुझसे झूठ बोला। क्या? आपने मुझसे ये झूठ बोला कि आपको हिंदी नहीं आती। आपने अभी जो बोला है ना, वो शुद्ध हिंदी वाला, कि मैं आकर्षित हो गई और लगाव और ये सब। तो आपकी तो कोशिश हिंदी कर बहुत अच्छी है। रही, मैं कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं। बहुत अच्छी हिंदी है आपकी। थैंक यू। मैं बाकी लोगों को भी बोलूंगा जो फ्रेंच वाले हैं और बाकी हैं, कि मैम से सीखने को मिल रहा है, अनुराधा जी से, कि हिंदी भाषा पर भी उनकी उतनी ही कमांड है जितनी फ्रेंच में। मेरे फ्रेंच जो की, जी जी, आप। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मेरे जो कॉलीग्स होंगे अभी जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, वो ये वीडियो देखेंगे तो बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे कि अनुराधा जी ने हिंदी में इतनी सारी बातें करी। तो उन्हें अच्छा लगेगा, मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल। कि एक भाषा पे और कमांड है जो हमें बताया ही नहीं था। हमसे तो फ्रेंच और इंग्लिश में ही बात की, और हिंदी के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। हाँ जी। तो आपने वर्कशॉप की, हाँ जी। पूरे इंडिया में टीचर्स को फ्रेंच सिखाई। फ्रेंच सिखाई से मतलब मैं ये कहूंगा कि उनकी फ्रेंच में जो गलतियां करते हैं और वो सारी चीजें, तो फ्रेंच सब पढ़ा देते हैं जितने भी टीचर्स हैं, और हाँ दे जी। आर ऑल एजुकेटेड, फ्रेंच लैंग्वेज उन्होंने प्रॉपर सीखा है। बट आप वर्कशॉप करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, और उनको एक आसान इजी वे में फ्रेंच कैसे पढ़ाएं वो सब सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इतनी वर्कशॉप कर चुकी हैं, आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा मजा आया कि फ्रेंच में आप पर्टिकुलर किसी स्टेट को लेके, या कहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग लगी अपनी वर्कशॉप? देखिए अनुज जी, अब 10 साल हो गए मैं एज अ लैंग्वेज ट्रेनर, फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनर। मैं डिफरेंट सिटीज इंडिया में मैं गई हूँ विद माय वर्कशॉप्स, थैंक्स टू दिनेश जी स्पेशली, और थैंक्स टू द एम्बेसी। आई बहुत सारी जगह मैं गई हूँ वर्कशॉप करने। तो कहीं पे भी मैं जाऊँ, एक टाइप के टीचर्स नहीं मिलते। अगर मैं लखनऊ जाऊं तो वहाँ टीचर्स अलग होती हैं, बैंगलोर गई तो अलग किस्म के टीचर्स मिले हैं, बम्बई गई तो दूसरे किस्म के टीचर्स मिले हैं, कोलंबो गई तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स, दुबई गए तो कहीं पे भी, जम्मू गए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स, दिल्ली डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स। तो कहीं पे भी हम जाएं तो टीचर्स अलग होती हैं, बट ऑफ कोर्स आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर द सेम, मगर उनका फ्रेंच का लेवल अलग होता है, उनकी एक्सपोजर अलग होती है। मगर मुझे जो सबसे मेरे लिए जो पर्सनली बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था मेरे लाइफ में, वो था जब 2010 में सीबीएसई ने जब सीसीई का ये शुरू किया था, नया पैटर्न शुरू किया था, तो सीबीएसई और फ्रेंच एम्बेसी ने मिलके फ्रेंच के लिए एक 2 दिन का वर्कशॉप किया था, जहां मुझे बुलाया गया था 2 सेशंस करने के लिए। और वो सेशन जब मैंने किया ऑन द सेकंड डे, जितने मेरे कलीग्स थे, 50-60 जन जितने थे, उन्होंने सब ने उठ के मुझे यू नो दे अपलॉडेड मी। तो ये मेरे जिंदगी में सबसे मतलब इम्पोर्टेंट मोमेंट था कि मुझे एक मतलब ठप्पा मिल गया कि हाँ, मैं अब से वर्कशॉप्स कर सकती हूँ, मैं अपने कलीग्स को कुछ दे सकती हूँ। दैट वाज द टर्निंग सच में पॉइंट। ये तो होगा ही कि आप फर्स्ट वर्कशॉप का एक्सपीरियंस याद रख रहे हैं, कि फर्स्ट वर्कशॉप तो हम लोगों की, मैं यदि इस जगह होता तो शायद मैं कुछ गलतियां करता और लोग कहते कि ये क्या पढ़ाने आ गया है,
फिर मैं उसमें से कुछ कमियां निकालता, फिर मैं कुछ सीख के नया कुछ करता, तो वो पोजीशन आ जाती है फर्स्ट में। और जिस हिसाब से आप फर्स्ट अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं और ऐसा है, तो रियली वो सैल्यूट वाली बात है कि नो भाई आपने बहुत वो अच्छा तो किया। मेरी आई वुड से दैट इज द क्रेडिट गोज टू माय कोलीग्स कि उन्होंने मुझे इतने प्यार से अपनाया और कहा कि नहीं अनुराधा यू कैन डू इट। तो ये बहुत बड़ी बात है ग्रेट, मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है ये। तो बाकी आपने विदेशों में भी सब जगह जाके, आपने बताया श्रीलंका, दुबई, सब जगह वर्कशॉप की, तो वहां पे भी फ्रेंच का आपको प्रॉब्लम आती है कुछ एक्सेंट को लेके, कि वहाँ के लोग हैं, जैसे इंडिया में ही हम बात करें, साउथ में लोगों का अलग एक्सेंट हो जाता है, महाराष्ट्र में अलग होगा, तो ये प्रॉब्लम आपको श्रीलंका और दुबई में भी आई? ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि कोलंबो में मैं आपको बताऊं मैंने 2 वर्कशॉप्स किए वहाँ पे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे हैव अ स्टैंडर्ड फ्रेंच एक्सेंट क्योंकि वो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, जैसे अपने साउथ इंडिया में है या नॉर्थ इंडिया में है, वो कोई कोई वावल को लेके या कोई कोई कॉन्सोनेंट को लेके वो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाती है, मगर वैसे स्टैंडर्ड फ्रेंच होता है। और दुबई तो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन था, तो वहाँ तो नेशनैलिटीज तो बहुत सारे थी, तो जी। वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। मगर फ्रेंच लैंग्वेज में ही एक्सेंट्स इतने अलग अलग है कि मजेदार लगता है जब मिलते हैं लोग जो विभिन्न देशों में जो फ्रेंच बोली जाती है, उनके एक्सेंट्स इतने अलग अलग होते हैं, उसको सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और आपके तो ग्लोबल फ्रेंड होंगे, पूरे वर्ल्ड में फैले होंगे फ्रेंड्स, सीखने वाले भी और बाकी भी, जो भी आपको रास्ते में मिलते चले होंगे, तो वो बहुत अच्छे दोस्त होंगे आपकी हाँ सभी वो जगह। ये तो मैं ऑफ कोर्स आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू द फ्रेंच एम्बेसी। उन्होंने मुझे अभी तक मैं 5 बार फ्रांस गई हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने के लिए। और वहाँ जो हम कहते हैं फ्रैंकोफोन कंट्रीज से बहुत सारे टीचर्स आते हैं, पूरे देश से आते हैं, पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, मगर वहाँ फ्रैंकोफोन कंट्रीज के कॉलीग्स बहुत मिले मुझे। तो वहाँ उनके फ्रेंच, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति जानने का मुझे मौका मिला। उनके एक्सेंट्स भी अलग होते हैं, फ्रेंच बोलने का तरीका अलग होता है, तो ये बहुत हमें सीखने को मिलता है एज टीचर्स। तो क्या अच्छा लगा फ्रांस में आपको, कि वहाँ के लोग भी इंडियन कल्चर को पसंद करते हैं? आप भी वहाँ का कल्चर जानना चाह रहे होंगे कि भाई जानना चाहेंगे, किसी हम भाषा को सीखते हैं, किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो उस लैंग्वेज, उस कंट्री के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो वो भी आपने काफी कुछ वहाँ देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज जी ऐसा है, जब हमने भाषा सीखना शुरू किया जब हम छोटे थे, तो हमें ये सब सुविधाएं नहीं थी कि हमने वर्चुअल सब ट्रैवल कर लिया, सब देख लिया, हो गया। हम हमें जो हमें हमें जिसने फ्रेंच की ओर खींचा था वो उस भाषा की मतलब सुंदरता थी जो हमें खींच ले गया भाषा की तरफ। फिर उसके बाद उसकी म्यूजिक, उसका सिनेमा, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, धीरे धीरे धीरे। और बहुत देर बाद, मैं करीब 25 साल की थी तब मैं फर्स्ट टाइम फ्रांस गई थी, और तब मैंने देखा कि ठीक है हम फ्रेंच बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत खुश होते हैं फ्रेंच जो है बहुत खुश होते हैं कि आप फ्रेंच में बात कर सकते हैं, मगर एक लेवल तक। उसके बाद जो डायलॉग होता है बिटवीन अ फ्रेंच एंड एन इंडियन, वो कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो राइट। यहाँ पर मैं सोचती हूँ, मैं हमेशा हमारे मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा मैं बोलती हूँ कि बेटा आप जब फ्रेंच बोलोगे, इट इज नॉट टू इम्प्रेस द फ्रेंच। आप फ्रेंच बोलोगे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देश को, अपने आप को फ्रेंच में एक्सप्रेस करने के लिए आप फ्रेंच बोलोगे। जी और जी जी। वो भी आपको वैसे ही प्रश्न करेंगे क्योंकि वो जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी संस्कृति के बारे में। तो ये यू हैव टू बी रेडी टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज एन इंडियन हु स्पीक्स फ्रेंच। तो ये बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी। ये कल्चरल एक्सचेंज जो होता है दोनों देशों के बीच, दोनों संस्कृति के बीच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं सोचती हूँ। नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। अब हम भारत की बात करें, तो भारत में दो प्रांत के लोग जब मिलते हैं, एक पंजाब से साउथ इंडियन से मिल जाए, तो वो अपने छोले भटूरे और इडली डोसा की बातें जो है वो एक्सचेंज होनी होनी है, कि आपके बिल्कुल घर में क्या बनता है, मेरे घर में क्या बनता है, ये क्या है, वो बिल्कुल क्या है। तो भाषा मिलके उनकी हिंदी एक हो सकती है कॉमन, बट बिल्कुल वो अपने प्रांत के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल हमारा डिस्कशन यहाँ पे आता है फ्रेंच इंडियन, इंडो फ्रेंच हम बात करें, तो वो कल्चर एक्सचेंज
बहुत जरूरी है। बहुत तो ये जरूरी, मैसेज आप अपने स्टूडेंट को देते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत स्टूडेंट्स ही। को ये सारे चीजें जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए। और मैं तो सोचती क्या, हूँ, मैं ये भी सोचती हूँ, सॉरी अनुज जी, मैं ये भी नहीं सोचती हूँ नहीं, कि हम जब भाषा बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं ठीक है, मगर हम इंडियन है और इंग्लिश बोलते हैं, इंडियन इंग्लिश, राइट? तो राइट, जब हम फ्रेंच भी बोलते हैं, तब मैं सोचती हूँ कि सब जो मतलब दीवारें हैं, जो मतलब फ्रंटियर्स, बॉर्डर्स जो है, वो एक तरीके से दे जस्ट गेट डाइल्यूटेड, और फिर हम एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। जी, और जब बच्चे इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं, दे आर ऑलमोस्ट टॉकिंग टू द एंटायर वर्ल्ड। तो राइट, ये बहुत ही एब्सोल्युटली। बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो आप फ्रांस गए, तो मुझे लगता है कि फ्रांस 5 बार गए हैं, तो कुछ ना कुछ अवार्ड तो जरूर लेके आए होंगे वहां से। वेल फ्रेंच वहां से नहीं अवार्ड लाई हूँ, मगर यस, द फ्रेंच गवर्नमेंट हैज bestowed an award on me। ये 2010, हाँ जी, 2010, 2010 has been a very, बहुत ही important year रहा है मेरे लाइफ में। तो 2010 में मुझे फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसको फ्रेंच में कहते हैं शेवालिए dans les पूरा मैं बोलती हूँ आपको, शेवालिए dans l'ordre des palmes académiques बोलते हैं। सो मुझे देखो समझ नहीं आएगा, बस मैं केवल सुन लेता हूँ। हाँ जी, जो जी, समझते हैं वो समझ गए, जो हाँ जो वो समझ फ्रेंच, गए हैं। हाँ जी। तो ये मुझे फ्रेंच गवर्नमेंट के ओर से मिला था, और ये पहली बार किसी स्कूल टीचर या इंडियन को। स्कूल, हाँ, इंडियन स्कूल टीचर को दिया गया था। ये दिया गया था कि मेरा जो योगदान रहा है टुवर्ड्स ये उनकी भाषा और उनकी संस्कृति का प्रसार करने का जो मेरे प्रयास हुए हैं, उसके उसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया था। तो ये आपको ही मिला है, उसके बाद भी क्या, मतलब किसी को मिला है ये अवार्ड? स्कूल टीचर्स में मुझे नहीं नहीं मिला है। लगता, आज तक तो नहीं मिला ना। ओके, तो 2010 आपने बताया कि बहुत अच्छा रहा और हाँ आपके जी। लिए लकी रहा, आपने काफी मुकाम हासिल किए, लेकिन 10 साल बाद। अनुज जी, एक 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 बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि स्कूल टीचिंग में मैं बहुत देर से आई हूँ। इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटा सा एनेक्डोट है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी हाँ हाँ ऑल्सो, हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे कलीग्स अच्छा, के इवन साथ। जो कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जो जितने भी टीचर्स बिल्कुल, हैं, फ्रेंड्स के लोग हैं, वो देख रहे हैं, तो बिल्कुल, आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो वो जरूर जानना चाहेंगे कि क्योंकि स्कूल टीचिंग में आप लेट क्यों आए। हाँ जी, आपने अपने हम उम्र को सिखाना तो बहुत जल्दी शुरू कर दिया, हाँ जी, लेकिन स्कूल में बच्चों को सिखाना, एक तरफ तो आपने कहा कि बच्चों से आप बहुत प्यार करते हैं, और बहुत दूसरी तरफ प्यार आप कह करता, रहे हैं हाँ कि जी। बच्चों को लेट पढ़ाया आपने। ऐसा क्यों? इसीलिए मैं आपने आपको टोक दिया और मैंने बोला ये कहना जी बहुत जी जी जरूरी जी। है। तो मैंने जो टीचिंग शुरू किया था, दैट वाज इन 1990। हाँ जी, तो वो कॉलेज से 90, शुरू की ओके। 1990, और 80, नो नॉट, सॉरी, नॉट 1990, व्हाट एम आई सेइंग, 1985, 1985, ओ, हाँ, ग्रेट। 1985 आई स्टार्टेड टीचिंग। सो 1985 में जब शुरू किया, वो कॉलेज में शुरू किया था। फिर अलियांस फ्रांसेस में मैंने पढ़ाई शुरू की थी जब मैं 17 ईयर्स ओल्ड की थी, और अलियांस फ्रांसेस में पढ़ाई के बाद मैंने वहाँ की टीचर्स ट्रेनिंग की और वहाँ भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, अलियांस फ्रांसेस बॉम्बे। और फिर वहाँ से मैंने ऑल्सो खालसा कॉलेज में पढ़ाया, फिर HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी मैंने पढ़ाया। तो और जब मैं दिल्ली आई, तो दिल्ली में मैं JNU में, चूंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे, तो मैं JNU कैंपस में रहती हूँ, तो वहाँ मैंने MPhil किया, और साथ साथ मैंने JNU में भी 3 साल पढ़ाया एज अ पार्ट टाइम टीचर। फिर उसके बाद मैं कनाडा गई थी 1 साल के लिए, और जब मैं वापस आई, तो आप कुछ भी कहिए, डेस्टिनी, कि जिस स्कूल में मेरे बच्चों का, मेरे बेटे का दाखला हुआ, वहीं पे फ्रेंच टीचर का पोस्ट वेकेंट था, और इंटरव्यू के टाइम मुझे पूछा गया कि आप ज्वाइन करेंगी। तो मैंने कहा आप बुलाइए, मैं आ जाऊंगी। और उन्होंने फिर थोड़े दिन बाद मुझे बुलाया, और वो साल था 2000, और टुडे इज 2020, अब 20 साल हो गए मैं वहां पे हूँ। तो ऐसे मेरी जर्नी स्कूल बच्चों के साथ स्कूल शुरू में हुई भी है। बच्चों के साथ शुरू हाँ हुई। जी, हाँ जी, ओके, हाँ तो जी। फिर उसके बाद आपने जो ट्रेनिंग स्टार्ट की, वो कभी स्टार्ट की? मीनिंग टीचर्स टीचर ट्रेनिंग ट्रेनिंग। यस। 2010, 2010 मैंने जो बोला, वो जो फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन था,
राइट, हाँ आपने जी, बोला वहां से 2010 में। शुरू हो गया, तो अभी 10 और साल हो तभी गए। आपको अवार्ड मिला 2010 में ही, हाँ आपने जी। टीचर ट्रेनिंग शुरू करी। अब हम बात करते हैं 10 के बाद, जब 20 आया तो 20 ले आया कोविड। हाँ और जी। कोविड ने लाके घर में बंद कर दिया कि हाँ आप जी। घर में बंद रहिए, अब आपको यहाँ भी नहीं जाना है, वहां भी नहीं जाना है। हाँ अब जी। आप आ गए हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको घर पे बंद के ये ऑनलाइन ट्रेनिंग देना? अम, ये दो अलग चीजें हैं। एक तो टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग। हाँ। यस। हाँ, तो ऑनलाइन टीचिंग मैं अभी बोलती हूँ, मगर ऑनलाइन ट्रेनिंग अनुज जी मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत ऑफर्स आए हैं टू डू ऑनलाइन ट्रेनिंग, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो इसीलिए ओके। आज तक एवर सिंस ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैंने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं किया, बिकॉज पर्सनली आई एम नॉट कंफर्टेबल। क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती हूँ, मुझे बहुत जरूरी होता है कांटेक्ट। तो मुझे मुझे मेरे पार्टिसिपेंट्स, मेरे टीचर्स चाहिए मेरे तो सामने। वो एक एक्सचेंज, मतलब बिल्कुल, बातचीत, वो मैं कि ऐसे उनका स्क्रीन के क्रॉस क्वेश्चन सामने, हो, हाँ जी, हाँ वन वे जी, ना हो कि भाई हाँ मैं बोले जी, जा रही हूँ और लोग हाँ सुन रहे जी, हैं। हाँ जी, मैं नहीं कर सकती वो, तो इसलिए मैंने मना किया है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं नहीं करती। मगर रही बात ऑनलाइन टीचिंग की, ऑनलाइन टीचिंग इज अ वेरी बिग चैलेंज। मगर मैं सोचती हूँ कि जो भी कोई मतलब संकट का माहौल होता है, उसमें से हमें कुछ अपॉर्चुनिटी निकालनी होती है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि हाँ कोविड है, हाँ हम घर पे हैं, सब कुछ है, मगर बच्चों को ये मौका मिला है कि वो पढ़ाई जारी रखे। पढ़ाई हो रही है। हाँ, काफी बच्चे हैं जिनके, आई फील वेरी सैड फॉर देम, जिनके पास डिवाइस नहीं है, जिनके पास कोई भी मतलब साधन इंटरनेट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कोई कोई साधन नहीं है। साधन नहीं है जिसके थ्रू वो उनकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए मुझे बहुत दुख होता है। मगर ज्यादातर जो बच्चे हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड। राइट। और यहाँ पे अनुज जी मैं एक आपको बात बताना चाहूंगी कि ये जो हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ प्लस पॉइंट्स, जहाँ पे हम बहुत कुछ इंटरनेट पे कर सकते हैं, बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज दे सकते हैं, अलग किस्म के काम करवा सकते हैं, लॉट ऑफ इंटरेक्शन इज हैपनिंग वर्चुअली, सब कुछ यस। वर्चुअली हो रहा है। मगर एक मेरे काउंसलिंग क्लास में मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा आपको कैसा लगता है, तो मुझे अभी भी याद है, एक बच्ची ने मुझे बोला कि मैम सब ठीक है, मगर मैं जब घूम के देखती हूँ कि मेरे आसपास कोई नहीं रहता, तो मुझे बहुत 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 डर लगता है, बहुत बहुत। बुरा लग रहा है। तो ये जो मेरे मन में वो बात रह गई, ये अप्रैल महीने की बात कर रही हूँ मैं, जब एक बच्चे ने मुझे ये बोला था। तो तब से मैंने देखा कि बच्चे इतने लोनली है, बच्चे बहुत अकेले हैं, क्योंकि हम बड़े जो हैं, हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, घर का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। और पेरेंट्स हमेशा बोलेंगे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो बच्चों के ऊपर एक मानसिक दबाव सा मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे 3 मैसेज चाहिए आपसे। एक टीचर्स के लिए, एक पेरेंट्स के लिए, और एक बच्चों के लिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑनलाइन एजुकेशन में उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का, मैं मानता हूँ कि ट्रेनिंग में वो एक डबल कनेक्ट, मतलब होना चाहिए कनेक्शन, कि आमने सामने क्रॉस क्वेश्चन हो। बट ये सभी टीचर्स की तरफ से मैं अपना क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने, बच्चों का क्वेश्चन रख रहा हूँ, और पेरेंट्स का, ठीक कि है। किस तरह की सावधानियां रखें वो। एक पहली बात, टीचर्स टीचर्स को मैं बहुत ही मतलब आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स कि बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मैं भी कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ जब बच्चे वीडियो नहीं ऑन करते या जवाब नहीं देते, लैग हो जाता है वीडियो। सो इट्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत पेशेंटली हमें एज टीचर्स वी हैव टू डील विद द चिल्ड्रन। फिर ये भी होता है कि टीचर्स अपने स्पीड से चलती हैं, जैसे क्लास में एक स्पीड से चलते हैं, है ना? तो हम 15 मिनट में, सोचिए जो हम क्लास में पूरा करते हैं, मुझे लगता है इसमें एटलीस्ट 45 मिनट लेना चाहिए ऑनलाइन में। मतलब बहुत ही धीरे चलें, बहुत ही धीरे चलें, और रिपीट करते रहे, कोई बात नहीं, सीबीएसई ने सिलेबस कट कर दिया है, तो हमें कोई यस। यस। ट्रेन नहीं पकड़नी है, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो बच्चों को धीरे धीरे सिखाएं और बच्चों को उस लेवल तक ले आए जहां तक उनको पहुंचना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना है हमें। तो ये टीचर्स के लिए है। लेट्स जस्ट बी विद आवर चिल्ड्रन, लेट्स बी सपोर्टिव ऑफ देम। मैं सभी टीचर्स को बोलना चाहूंगा जो प्रोग्राम देख रहे हैं या इस प्रोग्राम को बाद में देखेंगे, मैम की इस मैसेज को, अनुराधा जी के मैसेज को ध्यान से सुने।
कि आपको धीरे धीरे समझाना, उनको अपनी बात को पूरे अच्छे तरीके से समझाना है, और वो समझेंगे तभी अच्छे से आगे जवाब दे पाएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें उनको प्यार से करें, अदरवाइज वो म्यूट करेंगे, क्लास छोड़ के जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, आपको जवाब नहीं देंगे, और उसका असर आपको ही दोबारा झेलना पड़ेगा, आपको दोबारा से वो सारी चीजें समझानी पड़ेगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें और उनको पूरा प्रॉपर डिटेल में पढ़ाएं धीरे धीरे। और सबसे बड़ी जो बात अनुराधा जी ने बोली कि पेशेंस, काम, अपने गुस्से को शांत रख के बच्चों पर प्यार से पढ़ाएं। यही कहना चाह रहे हैं अनुराधा जी आप? हाँ जी, हाँ जी। और बच्चों के लिए, बच्चों को मैं यही कहूंगी, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, हमें नहीं पता कितने दिन तक हमें ऑनलाइन रहना चाहिए, कब तक चलेगा, हमें कुछ नहीं पता। तो आप ये सोच के चलो कि ये स्कूल है, तो 8 बजे से 2 बजे या 3 बजे जो भी है, आपका स्कूल का काम करिए, आपका यूनिफॉर्म पहनिए, आप सोचिए कि आप स्कूल में हो, अपना काम करिए। आपको बोला गया होमवर्क अपलोड करो, ये करो, वो करो, अपना काम पूरा करिए, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगी। मगर अगर आपको लगता है कि आप एंग्शियस हो रहे हो या कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, प्लीज स्पीक अबाउट इट, प्लीज स्पीक अबाउट इट। अपने टीचर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने सिबलिंग से बात करिए, प्लीज मगर बात करिए। क्योंकि ये जो माहौल है, इसमें अगर हम चुपचाप बैठते हैं, देन इट इज इवन मोर, यू गेट मोर एंग्शियस। तो इसीलिए बच्चों को मैं यही कहूंगी कि कीप योर स्टडिंग गोइंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू सम रनिंग, स्किपिंग, कुछ भी करे मगर करते रहें। म्यूजिक सुने, नाचे, गाएं, कुछ भी करे, मम्मी पापा को तंग करे थोड़ा बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर खुश रहे। बच्चे खुश रहे तो उनकी पढ़ाई भी ठीक से होगी। तो ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है उनका। और आपने जो ये पॉइंट बताया है वो अपने दिल में ना रखे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं उनको अच्छा लग रहा है, तो वो डिस्कस जरूर करें, आइदर योर टीचर और पेरेंट्स और योर सिबलिंग, आप डिस्कस जरूर करें। बिल्कुल। और पेरेंट्स मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली, मगर फिर भी मैं यही कहूंगी कि रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, प्लीज, मुझे पता है कि हम बहुत ही स्ट्रेस्ड है, क्योंकि हमारी खुद की मतलब प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, हमें करना पड़ रहा है, घर का काम भी करना पड़ रहा है, काफी वी डोंट हैव हेल्प एट होम। तो बच्चों पे हम चिढ़ जाते हैं, बच्चों पे हम ज्यादा ये निकाल देते हैं, मगर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अगर हम प्यार से समझाएं तो बहुत अच्छा होगा, डांट के भी कभी कभी समझाना पड़ता है डेफिनेटली, मगर प्यार से बच्चों को साथ लेके, बच्चों के साथ बैठ के उनकी पढ़ाई को ध्यान से देखे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई अच्छे से होगी। और प्लीज उनका सेहत का बहुत ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अपना और बच्चों का। क्योंकि ये एक ऐसा दौर चल रहा है कि घर पे बैठे पढ़ाई हुई है, एक फीस वाला मैटर आता है कि फीस क्यों जमा करवाएं, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रही है वो डबल मेहनत करके पढ़ा रही है, बहुत मेहनत कर रही है, अपनी सारी प्लानिंग सब कुछ जो है वो उस पे कर रही है। उनको पता नहीं फीस पूरी आ रही है, आधी आ रही है, क्या है उनकी सैलरी जो है। तो ये सब एक साइकिल है, फीस के ऊपर भी है। मैं ज्यादा कहूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बट इस चीज का ध्यान में रखते हुए सब लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर है, पुलिस वाले मेहनत कर रहे हैं, सब सारे इस पेंडेमिक सिचुएशन में, तो वही सब रोल टीचर्स का भी है। टीचर्स आज डबल मेहनत कर रहे हैं, जो क्लासरूम उनकी टीचिंग है उससे ज्यादा मेहनत वो ऑनलाइन में कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि उनके पास जो होमवर्क जाता है बच्चों का, वो चेक करना कितना मुश्किल है, जो एक हार्ड कॉपी में उनको चेक करना होता था। तो हर मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं पेरेंट्स, हर चीज को ध्यान में रख। अच्छा, बच्चे भी वो ही फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम जो आ रही है पढ़ने में और वो सारी चीजें। तो काम डाउन, सबको शांति के साथ। और मुझे लगता है अनुज जी कि इस दौर को हम जितना जल्दी खत्म कर दें। अनुज जी, मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स को टीचर्स के साथ एक कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है, कि बच्चे की प्रोग्रेस कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, ये बहुत बहुत ही जरूरी है।
तो ऐसा स्कूल के लिए भी मैं मैसेज देना चाहूंगा, यदि स्कूल वाले कुछ देख रहे हैं तो एक ऐसी कोई मीटिंग होती होगी वैसे अनुराधा जी, मुझे लगता है हाँ जी, हमारी पेरेंट टीचर PTM मीटिंग वगैरह होती है। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं, और पेरेंट्स हाँ, आते हैं, उनके बहुत उसमें प्रश्न प्रेजेंस होते हैं। 100% रहती है प्रेजेंस। बहुत सारे मैं आई हैव बीन वेरी बिजी, हमारी 2 PTMs हुए हैं, हर एक टीचर बहुत ही बिजी रही है हमारे स्कूल में, बहुत ही, सब पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर देयर डेफिनेटली। नहीं तो आपके सवाल, पेरेंट्स के सवाल सबके होने चाहिए और टीचर्स भी उनका जवाब दे और उस चीज को अपना करें। तो अनुराधा जी मेरे को ये बताइए कि इस समय इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कितने लोग फ्रेंच सीख रहे होंगे? अब देखिए ऐसा है ना कि फ्रेंच जो पढ़ाया जाता है वो स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता है, कॉलेज है, एंड प्लस अलियांस फ्रांसेस में है। जो मेरे पास जो आंकड़े हैं, मतलब हो सकता है 6-7 महीने पुराने हो, मगर जो लेटेस्ट लास्ट मेरे पास जो आंकड़े हैं, देयर अबाउट 6 लाख लर्नर्स ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। और ये 6 लाख लर्नर्स जो है वो सिर्फ स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के नंबर्स में बता रही हूँ। ये भी और अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 6 बहुत लाख बड़ा नंबर बच्चे है, यदि 6 फ्रेंच सीख लाख रहे हैं ऑलमोस्ट एक कंट्री में, 6 लाख हम इतनी लैंग्वेज बिल्कुल। पहले लेके बैठे हुए हैं और हाँ उसके जी, बावजूद 6 लाख बच्चे जो है फ्रेंच सीख रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, क्योंकि इट्स अ ग्रेट नंबर। फ्रेंच इज द लैंग्वेज विच मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर लर्निंग। वो जर्मन वगैरह इतने नंबर्स नहीं है जितने फ्रेंच में है, और हमेशा तो रहे कोई हैं। भी हम एक फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रेंच ही सीखी जाती होगी इंडिया में। हाँ जी, क्योंकि वो सबसे पॉपुलर फॉरेन लैंग्वेज है पहले से ही। जब मैंने भी पढ़ना शुरू किया था तब भी फ्रेंच ही सब सीखते थे, जर्मन का बहुत ही कम पॉपुलैरिटी था तब। तो अब और इसको सिखाने के लिए भी टीचर बहुत होंगे। हाँ जी, 15,000 शिक्षक है, अरे 15,000 टीचर्स ऑन रिकॉर्ड वी हैव गॉट। वो एड हॉक वगैरह हमें नहीं पता, मगर ऑन रिकॉर्ड 15,000 शिक्षक है हमारे यहाँ। और स्कूल की बात अगर हम करें तो 1,000 स्कूलों में लगभग फ्रेंच पढ़ाई फ्रेंच जाती है। पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। तो उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत में ज्यादा है या फिर दक्षिण भारत में या पूर्व में या पश्चिम में फ्रेंच सबसे देखिए ज्यादा किधर पढ़ाई जाती है? देखिए एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं पता, मगर जितना मुझे मतलब जो मैंने डेटा देखा है, स्टैटिस्टिक्स देखा है, उसमें साउथ इंडिया, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये 3 जगह है जहां लार्जेस्ट नंबर ऑफ बच्चे फ्रेंच टीचर एंड फ्रेंच स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स आर देयर। और अगर आप अलियांस फ्रांसेस में देखें तो अलियांस फ्रांसेस में 3,500 से ऊपर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहां पे, अलियांस फ्रांसेस में। सो दैट्स क्वाइट ओके, लॉट। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में है। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाँ, आज की तारीख में अगर आप देखें तो तो ज्यादातर स्कूल्स बच्चे में ज्यादा स्कूलों है। में, हाँ जी स्कूल में पढ़ते Great, हैं। और फ्रेंच इज अ 5th वर्ल्ड लैंग्वेज, और चौथा स्थान है इंटरनेट पे। तो ग्रेट। और जो कहते हैं 300 मिलियन स्पीकर्स ऑफ फ्रेंच इन द वर्ल्ड, और कहा जाता है कि बाय 2025 500 मिलियन होंगे जो फ्रेंच बोलेंगे फ्रेंच दुनिया में। बोलेंगे जो। हाँ जी, तो लर्न ग्रेट। फ्रेंच। तो कितनी कंट्रीज में फ्रेंच बोली जाती है? फ्रेंच वैसे ऑफिशियली, जैसे हम बोलते हैं फ्रैंकोफोन कंट्रीज, ऑफिशियली जहां फ्रेंच इज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज 29 है। मगर काफी कंट्रीज में स्टेट्स या गवर्नमेंट्स जो फ्रेंच है उनमें एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज वो 50 के ऊपर है। मगर ऑफिशियली जो कंट्रीज है वो 29 कंट्रीज है जहां फ्रेंच बोली जाती है। वो अफ्रीका में है, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में है। सो दैट्स व्हाई आई से फ्रेंच, यू लर्न फ्रेंच, यू आर स्पीकिंग टू ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड। तो फ्रेंच सीख लिया तो पूरा बिल्कुल, इंग्लिश और दुनिया का दिल जीत लिया। बस फ्रेंच और इंग्लिश के साथ आप पूरा दुनिया के साथ बात कर और सकते बहुत ही मीठी भाषा जो हैं। सुनने में आता है कि बहुत फ्रेंच स्वीट लैंग्वेज और एक रोमांटिक लैंग्वेज, या हम उसकी बात करें तो बहुत ही मिठास है भाषा में, मिठास है। बहुत ही इट्स ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वेरी मेलोडियस, बहुत ही प्यारी भाषा है। तो अनुराधा जी बहुत अच्छा रहा कि आपने ये डाटा भी प्रोवाइड कराया सब लोगों को। और मैं भी चाहूंगा कि जो फ्रेंच सीखने वाले हैं वो सीखें और आगे अपना करियर भी बना सकते हैं। जब 15,000 इस समय टीचर है, 15,000 टीचर्स नाउ टीचिंग फ्रेंच इन इंडिया, सो ये नंबर इंक्रीज भी हो सकता है। फ्रेंच स्टूडेंट बढ़ेंगे तो टीचर्स भी
और उनको वो आगे बढ़ने को मिलेगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा अनुराधा जी आपसे मिलकर आज मुझे, और ऐसे ही वर्चुअल मीटिंग में बहुत अच्छा लगा। और मैं इंतजार करूंगा कि लॉकडाउन जल्दी से खुले बिल्कुल और मैं आपके घर जबरदस्ती धमक जाऊं कुछ खाने के लिए, कुछ बंगाली फूड, कुछ महाराष्ट्रियन फूड, कुछ साउथ इंडियन। आइएगा। मैं मगर परेशान करने थोड़ा पहले बता दीजिएगा। हाँ, तो मैं प्रिपरेशन के लिए। हाँ जी। नहीं, मैं खुद आपके किचन में बना लूंगा, मुझे सिखा भी दीजिएगा। नहीं तो ना JNU के ढाबा से आपको समोसा चाय पिलाएंगे। अरे ग्रेट, मजा आ जाएगा। बहुत दिन हो गए वो समोसा चाय पिए तो। हाँ जी, हाँ जी। मजा आ जाएगा। चलिए। तो जी, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगी, एक बच्चों के लिए और मेरे कोलीग्स के लिए 2 बातें कहना जी चाहूंगी। एक बच्चों के लिए कहूंगी कि बेटा यू मस्ट लर्न फ्रेंच। फ्रेंच सीखोगे तो जिज्ञासा होगी आपके मन में, होगी कि और सीखना है। आप यू विल नॉट बी अ फ्रॉग इन अ वेल, जिसको हम कुपमंडुक बोलते हैं। यू विल सी द वर्ल्ड, यू विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। फ्रेंच इज अ टूल, हाँ, इट्स अ स्किल दैट यू आर गोइंग टू एक्वायर। हाँ, तो सीखना बहुत जरूरी है। कोई भी भाषा सीखे, चाइनीज सीखो, जापानीज सीखो, कोई भी भाषा सीखो। मैं यहाँ फ्रेंच की बात कर रही हूँ। और मेरे जो कलीग्स हैं उनको मैं एक ही बात बोलूंगी कि हम टीचर्स, हम रिटायर हो जाएंगे, एज टीचर्स वी विल रिटायर, मगर मैं हमारे अंदर का जो स्टूडेंट है वो कभी रिटायर वो नहीं कभी होगा। कभी नहीं, तो फॉर वो अस, रिटायर नहीं होना चाहिए, कभी बिल्कुल, नहीं सो होना वी चाहिए। आर, फॉर अस टीचिंग सीखना इज हमेशा है। लर्निंग, टीचिंग इज लर्निंग, so we are lifelong learners, so let us learn from each other and let us move on together. बस इतना कहना चाहिए। राइट। नहीं नहीं, ये मैसेज तो सबके लिए होना चाहिए कि ये सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हमेशा हमें निरंतर सीख कर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सीखने की प्रक्रिया खत्म हो गई, हम खत्म हो गए, हम खत्म हो गए, हमें बिल्कुल सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल एंडलेस प्रोसेस है ये, सीखना बिल्कुल हमेशा चाहिए। बिल्कुल और वो सीखना किसी से भी बिल्कुल हो सकता है, अपने बड़ों से भी, अपने छोटों से भी। कई बिल्कुल। बार एक और छोटा बच्चा हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, बिल्कुल, और मैं तो सोचती हूँ क्लास में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजकल तो बहुत कुछ सीखने को बहुत मिलता कुछ सीखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे आपको इतना कुछ बताएंगे कि आप खुद बोलेंगे वाओ, मैंने ये सोचा भी नहीं। है। अभी हम ऑनलाइन में बात करें जो टीचिंग में, तो आपको भी स्क्रीन में जब 30-40 बच्चे दिखाई देते होंगे, तो कुछ आपको नहीं समझ में आता होगा, तो वो आपको बोलते होंगे मैम ये नहीं, आप ये बटन बिल्कुल प्रेस करिए, ये बिल्कुल नहीं, ये बटन प्रेस करिए। बिल्कुल। जैसे हमारे स्कूल में वी आर बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में बच्चे कहते हैं कि ऐसे करेंगे मैम तो ऐसा होगा, मगर कोई कोई बच्चे बदमाश भी होते हैं ना, तो वो सब कुछ नहीं जी बताते कि मैम ऐसा करो हाँ ऐसा हाँ 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 हाँ। मगर वो तो अपना उसमें ले आते हैं कि मैम नेटवर्क नहीं था, सिग्नल नहीं आ रहे थे, आज बैटरी नहीं थी, हाँ आज लाइट नहीं जी, थी, हाँ आज ये जी। था वो था। वो तो बहाने वाले भी मगर होते हैं। नहीं अनुज जी, मगर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे को सच्ची में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, उनके जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, हमें हमें जी बहुत जी ध्यान जी जी। रखना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा अनुराधा जी आपके साथ बात कर कर, और बस मैं जी, आपसे जैसे ही ओपन होगा मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे। मोस्ट और वेलकम। सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आपने आज अनुराधा जी से मिलकर उनके बारे में खूब जाना, उनके बारे में सारी चीजें, और उनका नंबर जितने लोग जानते हैं उनके पास हो गई, तो आप उनसे बात करिए और उनको बताइए कि आपने हमें ये क्यों नहीं बताया था जो उन्होंने आज बताया है। धन्यवाद अनुराधा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।